Hello friends, this is Pushpa Garg and I welcome you all to Decode Commerce. जो लास्ट चैप्टर हमने शुरू करा था दैट इज ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं आप लोगों के साथ। सो अभी जो टॉपिक्स हमारे पास बचे हैं दैट इज टू टाइप्स ऑफ ऑडिट। वन इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एंड वन इज परफॉर्मेंस ऑडिट। लास्ट क्लास तक हमने फाइनेंशियल ऑडिट भी कंप्लीट कर लिया था, कंप्लायंस ऑडिट भी कंप्लीट कर लिया था और प्रोप्राइटी ऑडिट भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जिसमें प्रोप्राइटी ऑडिट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं छोटे से टाइम में आपको प्रोप्राइटी ऑडिट अगर एक बार और रिवाइज कराऊं तो वी हैव 6 पॉइंट इन प्रोप्राइटी ऑडिट। नंबर वन इज इट इज अ वेरी इट स्टैंड्स फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। किन किन पैरामीटर्स पे? तीन पैरामीटर्स पे। किस चीज पे? कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट और पब्लिक इंटरेस्ट। साथ ही साथ हम इसमें बोलते हैं कि हम अपना इन्फोसिस, जहां हम पहले ऑडिट करते चेकिंग करते थे खाली डॉक्यूमेंट की, एविडेंसेस की, उससे जगह हम अपना इन्फोसिस शिफ्ट करेंगे किस चीजों पे? सब्सटेंस पे ऑफ ट्रांजेक्शन पे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे क्या ये काम पब्लिक इंटरेस्ट में है, क्या ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा होगा तो हम उसे प्रिवेंट करेंगे। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट में ये कहा जाता है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव का एक्शन है, कोई डिसीजन मेकिंग है जिसका इंपैक्ट आ रहा है ओवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट्स विद रिगार्ड्स टू सेम 3 पॉइंट्स, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, तो हम उसको भी स्क्रूटनाइज करेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि अगर हम ये चेक करेंगे कि अगर कोई ऑफिसर अगर सेम विजिलेंस यूज कर रहा है, अगर वो एक्सपेंडिचर आउट ऑफ ओन मनी करता है तो वो सेम विजिलेंस उसको यूज करनी चाहिए जब वो एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पब्लिक मनी कर रहा है। साथ ही साथ इसके 5 जनरल प्रिंसिपल्स हैं, 4 जनरल प्रिंसिपल, सॉरी। दैट इज नंबर वन क्या कहता है? दैट द एक्सपेंडिचर शुड नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड। पहला हो गया। दूसरा हो गया, कोई भी आप एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं तो वो बेनिफिट नहीं करना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? जो पर्सन है जिसके पावर है सैंक्शनिंग अथॉरिटी, वो केवल उसी को बेनिफिट ना कर रहा हो, ऐसा एक्सपेंडिचर ना कर रहा हो जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली सैंक्शनिंग पर्सन को ही मिल रहा है। और फोर्थ वन क्या कहता है? फोर्थ वन ये कहता है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको अपार्ट फ्रॉम द रेम्यूनरेशन कोई और रिवॉर्ड्स नहीं मिलने चाहिए। बस इतना तो आपका प्रोप्राइटी ऑडिट है। ठीक है, अभी जो हम शुरू करते हैं, हम करते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट और कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। ओके, तो सबसे पहले हम परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़ रहे हैं, इसके लिए मैंने आपको नोट्स बना रखा है। देखिए एक बार ना पहले मैं छोटा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ परफॉर्मेंस ऑडिट पे। सो परफॉर्मेंस ऑडिट देखो, इस बार आरटीपी नवंबर 2022 और मई 2022 दोनों में इसके क्वेश्चन आ रखे हैं। ओके, और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ अभी से। देखो ये ना मैंने थोड़ा सा बना के आपके लिए रखा हुआ है जो पास्ट ईयर के पेपर्स के अंदर कब कब किस किस अटेम्प्ट में पीएसयू ऑडिट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और आप एक चीज नोटिस करोगे, लास्ट दो अटेम्प्ट से पीएसयू ऑडिट पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रखा है। सो इट्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इस अटेम्प्ट में आपको इस पे क्वेश्चन मिल सकता है, और इसीलिए मैंने सबसे पहले ये चैप्टर उठाया है। ओके, और परफॉर्मेंस ऑडिट की अगर आप परफॉर्मेंस ऑडिट शुरू करते हैं तो परफॉर्मेंस ऑडिट में अगर आप देखो ना तो परफॉर्मेंस ऑडिट बटा हुआ है दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स किस तरीके से? एक तो परफॉर्मेंस ऑडिट की डेफिनेशन और 3 एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट आपको इसी में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। 3 एलिमेंट्स क्या है परफॉर्मेंस ऑडिट के? वन इज इकोनॉमी, सेकंड वन इज एफिशिएंसी एंड थर्ड वन इज इफेक्टिवनेस। अब एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरे पार्ट में अगर हम परफॉर्मेंस ऑडिट को बांटे तो वो क्या होता है? एक ना प्लानिंग प्रोसीजर होता है परफॉर्मेंस ऑडिट करने की, एक प्लानिंग परफॉर्मेंस, जैसे आप ऐसे 300 के अंदर भी पढ़ते हो कि प्लानिंग एंड प्लानिंग ऑफ ऑडिट, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे कि कैसे हम परफॉर्मेंस ऑडिट को कंडक्ट करेंगे। उसके अंदर देर आर ABCDEFGHI, इतने सारे पॉइंट्स हैं। उसके अंदर हर पॉइंट के अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको। मैंने नोट्स बना के दे रखे हैं, 3 पेजेस के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मतलब मैंने तो थोड़ा खुला खुला भी लिखा हुआ है, अगर आप वैसे याद करने गए तो ये मोर देन 1.5 पेजेस से ऊपर नहीं है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट पे। देखो परफॉर्मेंस ऑडिट को अगर मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ, सपोज गवर्नमेंट को ना एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को आप ये मानिए रोड्स बनानी है। तो रोड्स बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा गवर्नमेंट का रोड बनाने के लिए, फिर वो रोड बनेगी। अब वो रोड में जितना खर्चा हुआ
क्या वो जितना रॉ मटेरियल आया था क्या उतने रॉ मटेरियल से रोड बनी है? ऐसा तो नहीं है। रॉ मटेरियल तो 1 किलोमीटर की रोड के लिए बन आया था, लेकिन बनी केवल 500 मीटर्स की रोड ही है। ठीक है। साथ ही साथ हम बार बार ये चेक करते रहेंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने हमें बोला था कि 1 महीने के अंदर ये पर्टिकुलर रोड बन जाएगी, इतने किलोमीटर का स्ट्रेच बन जाएगा। क्या वो उतने टाइम पीरियड के अंदर बन पाया है? तो सपोज 1 महीने के अंदर 10 किलोमीटर का स्ट्रेच बनना था, और आज 20 दिन हो गए महीने के, और अभी तक 2 किलोमीटर का स्ट्रेच बना है, तो ये बन ही नहीं सकता। तो इस चीज को भी हम चेक करते हैं। और हम ये देखते हैं कि जिस चीज से रोड बन रही है, जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, जो लेबर यूज हो रहा है, एफिशिएंट लेबर है या नहीं है, जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है रॉड बनने के लिए, क्या वो क्वालिटी वाला है या नहीं है? ऐसा तो नहीं अच्छा ठीक है क्वालिटी के चक्कर में हमने प्राइस ही कुछ अनसर्ट पे कर दिए, बिल्कुल हमने ट्राई ही नहीं करा कि हम एफिशिएंट क्वालिटी को भी एक बेस्ट प्राइस में लेके आए। इन सब चीजों को हम परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर चेक करते हैं। बेसिकली परफॉर्मेंस ऑडिट इज अ ऑडिट ऑफ द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इवेलुएट करते हैं हम किसी भी गवर्नमेंट की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी फंक्शन की। कोई फंक्शन हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे रोड बनने का मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसी ही कोई सिक्योरिटी सर्विसेज देते हैं हम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, तो उसमें सारे खर्चे जो हो रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज हो गई। कोई फंक्शन हो रहा है गवर्नमेंट का, तो इन सब चीजों में की परफॉर्मेंस की कितने लागत लगी और क्या उससे आउटपुट आया है, इन सब चीजों को हम चेक करते हैं। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट। अब कराता कौन है? कराता इसको है सीएजी, इन अलाइनेशन विद IEEE। ठीक है, अब वो मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको। और इसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। वन इज इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर इसे। सो परफॉर्मेंस ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। क्या कर रहे हैं हम? सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं। किन चीजों का? एविडेंसेस का। देखिए इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। अगर आपका परफॉर्मेंस ऑडिट आता है, अंदर के किसी भी पॉइंट से कोई क्वेश्चन आता है ना, लेकिन आप ये डेफिनेशन की स्टार्टिंग के 4 लाइन आप प्लीज क्वेश्चन के अंदर मेंशन करके आइए, प्लीज 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 करके आइए। इससे एक अलग एज मिलेगा आपको नंबर स्कोर करने में इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है। एविडेंसेस का सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन फॉर इंडिपेंडेंट असेसमेंट, ताकि हम इंडिपेंडेंट असेसमेंट कर सके। एविडेंस को एग्जामिन करेंगे सिस्टमैटिकली, ताकि इंडिपेंडेंट असेसमेंट कर सके। किस चीज का? परफॉर्मेंस का, क्योंकि क्या है, ये परफॉर्मेंस ऑडिट है। परफॉर्मेंस किस चीज का? गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट के प्रोग्राम का, गवर्नमेंट की एक्टिविटी का, गवर्नमेंट के किसी भी फंक्शन का। ठीक है। क्या पाने के लिए? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू, ताकि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ते रहे। अब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्या कहता है? अब देखो रोड का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अल्टीमेटली उसको यूज किसने करना है? उसने पब्लिक ने करना है, हम लोगों ने करना है। हम रोड पे व्हीकल्स लेके चलेंगे, एक अच्छी रोड बननी चाहिए, तो ताकि पब्लिक को भी पता चलता रहे, अच्छा ठीक है हमारी सरकार ये काम करा रही है, इतना हमारा अल्टीमेटली तो पब्लिक का ही पैसा है ना, एज अ रेवेन्यू गवर्नमेंट का जो वो बजट में लगाती है। तो उसको पता रहना चाहिए कि अच्छा जो पैसा हमसे एज अ टैक्स कलेक्ट करा जा रहा है, वो एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करा जा रहा है, एक तरीके से। और साथ ही साथ फैसिलिटेट करते हैं हम अपने परफॉर्मेंस ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है ना, उसमें हम पॉइंटर्स डालते हैं। अब ये पॉइंटर्स एक तरीके से ना एडवाइस करी जाती है, सजेशंस दिए जाते हैं, रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, ताकि आप अपने एक्शंस को ना और इनिश आप अपने एक्शन को ओवरसी कर सको, और साथ ही साथ करेक्टिव एक्शंस ले सको कि यहाँ पे पर्टिकुलर इस जगह एक करप्शन हो रहा था, या पर्टिकुलर ये ट्रांजेक्शन गलत हो गई, तो मैंने ऑडिट करा, मुझे पता चला अच्छा ठीक है इसमें तो ये गलती हो गई है, तो हम उस गलती को सही कर सकते हैं। अब कराता कौन है? सीएजी कराता है, थ्रू द सबऑर्डिनेट ऑफिसेज ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, IEEE। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज याद रखना कि यहाँ पे CAG प्लस IEED, ये लोग मिलके कराते हैं यहाँ। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि देखिए, जो डिसीजन बाय द लेजिस्लेचर, जो भी डिसीजन लिए गए लेजिस्लेचर के थ्रू, ये एग्जीक्यूटिव, वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रिपेयर और इम्प्लीमेंट हो। प्रिपेयर भी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली होने चाहिए, और वो आखिर में जाके इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए। जो डिसीजन मेकिंग आपकी लेजिस्लेचर ने लिया है, वो ही उसको एग्जीक्यूट प्रॉपरली होनी चाहिए, वो सारी डिसीजन मेकिंग। ठीक है। और साथ ही साथ जो टैक्स पेयर्स हैं, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं, उन एक एक रुपए की उनको वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है। अब हम 3 पैरामीटर्स की बात करते हैं। जो पैरामीटर्स हमारे पास क्या क्या है? पैरामीटर्स हमारे पास है इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इन सब में छोटे छोटे एक एक दो दो पॉइंट्स हैं, आप प्लीज उन्हें भी याद करिए, क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 3 एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट आप बताओ, तो आप खाली इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की दो दो लाइनें लिख सकते हैं। आपको 5 मार्क्स स्कोर करने के लिए एटलीस्ट जितना मैंने लिखा हुआ है, इतना सफिशियंट, आपको इतना तो लिख के ही आना पड़ेगा। ओके। सो फर्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या कहता है? इकोनॉमी बस एक सिंपल सी बात कहता है कि आप अप्रोप्रिएट क्वालिटी
एन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी इन बेस्ट प्राइस लेके आओ। आप ये चीज चेक करोगे क्या बेस्ट प्राइस कॉम्प्रोमाइज, बेस्ट प्राइस लेने के चक्कर में हमने क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर दिया, और क्वालिटी को बहुत अच्छी लाने के चक्कर में ऐसा तो नहीं हम एक्स्ट्रा प्राइस पे करिए। हम इन सब चीजों को चेक करेंगे। सो हम ये चेक करते हैं कि दैट रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड इकोनॉमिकली एंड एक्वायर्ड, यूज भी इकोनॉमिकली होने चाहिए और एक्वायर्ड भी इकोनॉमिकली होने चाहिए इन द ड्यू टाइम, appropriate quality and appropriate quantity at a best price। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज जस्ट, अगर आप एक टर्म इसमें याद कर लो बस, खाली क्या है? इनपुट एंड आउटपुट रेशियो। फॉर एग्जांपल, हमें एक रोड कंस्ट्रक्ट करनी थी 10 किलोमीटर की। ओके, अब इसमें क्या क्या चाहिए? हमें हमें रॉ मटेरियल चाहिए। 10 किलोमीटर की रोड बनने के लिए कितना रॉ मटेरियल लग जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 100 kg लग जाता है, एक्स वाई जेड, प्लस लेबर लग जाएगी कितनी? हमें लग जाएंगे 100 मैन आवर्स, एफिशिएंट वाले। ठीक है, अब इस चीज से, अब इसी को एग्जांपल को हम आगे इसके सारे पॉइंट से लिंक कर देंगे। देखिए, सबसे पहले क्या, हमें रॉ मटेरियल को हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोक्यूर करना पड़ेगा। प्रोक्यूर मतलब क्या होता है? खरीदना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा मार्केट में। सो हम सबसे पहले देखेंगे जो प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी है हमारी, वो साउंड है या नहीं है। साउंड है नहीं है का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अगर हम किसी सप्लायर को एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे कि हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए, क्या वो टाइमली दे देगा? हमने उसे 100 kg बोला, ऐसा तो नहीं है कि वो 100 kg के अलावा हमें 80 kg में ही दे देगा, या कुछ क्वालिटी में बहुत इशू कर देगा। तो जो क्वालिटी चेक होनी चाहिए प्रॉपरली, तो सप्लायर रिलायबल होना चाहिए। तो हमारी प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी क्या होनी चाहिए? साउंड होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि जो प्रोग्राम है ना हमारा, वो कॉस्ट इफेक्टिवली मीट करना चाहिए। मतलब हमने 10 किलोमीटर रोड बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था और जो टेंडर पास हुआ था, वो सपोज हुआ था 10 लाख रुपीज, 1 लाख पर किलोमीटर। तो इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वो इसी के दायरे के अंदर अंदर रहना चाहिए। तो वो सारी चीजें कंसिडर होंगी। 10 लाख का बजट है, अच्छा ठीक है, रॉ मटेरियल पे इतना एक्सपेंडिचर होगा, लेबर पे इतना एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल मशीन पे इतना होगा, और उसका प्रॉफिट मार्जिन कॉन्ट्रैक्टर का इतना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में चेक करेंगे। थर्ड पॉइंट इज रिसोर्सेज आर प्रोडक्टिव एंड मेंटेन। अब देखो क्या होता है ना, रोड बनने के चक्कर में क्या हुआ, कई बार रॉ मटेरियल ना रोड की साइड में ही पड़ा हुआ है। अब वो महीनों तक रोड ही नहीं बनी, बारिश आई, रॉ मटेरियल सारा खराब हो गया, या ईंट पड़ी थी, लोग उठा के ले गए। तो इन चीजों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी रॉ मटेरियल उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में लगने वाला है, वो सारा प्रोटेक्ट होना चाहिए, सारी रिसोर्सेज प्रोटेक्ट होनी चाहिए। एंड फोर्थ वन इज ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए, सपोज ये लेबर वाले एग्जांपल्स हम इसे लिंक कर देते हैं, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ऐसा नहीं चाहिए, सपोज हमने लेबर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है आप 10 दिन तक आओगे, आप 100 मैन आवर्स समय दोगे। अब काम करने के लिए तो आ रखे हैं वे, लेकिन वो दिन में एक एक घंटे का ब्रेक ले रहे हैं, कभी बात करने लग जा रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, 100 मैन आवर इफेक्टिवली लगने थे, जिसमें उनको केवल 10 दिन काम करना था, लोगों को 10 दिन काम करना था, 10 लोगों को, लेकिन वो 20 दिन लग गए, जो जनरली आप देखोगे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में छोटी जगहों पे ना हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या कहता है? इफेक्टिवनेस बस ये कहता है कि सपोज आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था रोड बनाने का, वो आपके अकॉर्डिंग 10 दिन में खत्म होना था, 10 डेज में। कितना? 10 किलोमीटर की रोड। तो आप ये देखोगे, सपोज आप टाइम टू टाइम आप चेक करते रहोगे कि मेरे ऑब्जेक्टिव को मैंने कितने हद तक अचीव कर लिया। अब सपोज मैं 15-10 दिन की बात थी, मैं 5 डे पे आया और मैंने चेक कर लिया, अरे ये तो 6 किलोमीटर बन गया। तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो भी था, मेरी एक्टिविटी जो थी, वो बहुत एफिशिएंटली मैनर में काम कर रही है, मतलब जो डिजायर्ड रिजल्ट था मुझे उससे ज्यादा मिला है। ठीक है, यही चेक करता है हम इफेक्टिवनेस में। एक्सटेंड टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। और हम रिलेशन देखते हैं इंटेंडेड इम्पैक्ट का और एक्चुअल इम्पैक्ट का। हमने सोचा कितना था, अब इसी केस में अगर हम ले, तो हमने सोचा कितना था, कितनी रोड बन जाएगी? हमने सोचा था 5 दिन हो गए, 10 दिन में 10 किलोमीटर बननी थी, 5 दिन में 5 किलोमीटर बननी चाहिए। तो जब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे ना आपस में, उसको कहते हैं इफेक्टिवनेस चेक करना। अब इसके 3 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। 3 पॉइंट्स क्या है? हम एक्सेस करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम कितना इफेक्टिव चल रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस को असेस करते हैं। सेकंड वन, असेस करते हैं कि जो भी प्रोग्राम हो रहा है, वो सारा कंप्लायंस में हो रहा है लॉज एंड रेगुलेशंस की। फॉर एग्जाम्पल क्या है,
अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर तरीके के टेंडर कॉन्ट्रैक्ट केवल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को ही मिलेगा या पर्टिकुलर लाइसेंस हो उन लोगों के पास, तो उन्हीं को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जितनी भी मनी का इनफ्लो होगा वो सारा ऑर्गेनाइज चैनल्स के थ्रू होना चाहिए, कैश में कुछ नहीं होना चाहिए। या लेबर है तो लेबर के अंदर हम देखेंगे कि क्या बोलते हैं कोई चाइल्ड लेबर काम ना कर रही हो। तो ये सब चीजों का हम चेक करते हैं कि इफेक्टिवनेस तो मीट हो रही है, साथ साथ इन चीजों का भी ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाई द वे टू विच द प्रोग्राम मे बी मोर इफेक्टिव। साथ ही साथ जैसे हमने एस्टिमेट कमेटी के अंदर पढ़ा था ना, वो पॉलिसीज चेक करती है, साथ साथ ये भी बताती है कि ऑल्टरनेटिव वे तो नहीं है कोई और इस पॉलिसी से बेटर की जो एक और अच्छा एफिशिएंट रिजल्ट आगे दे दे। तो इसी तरीके से हम इसमें भी चेक करते हैं कि इस प्रोग्राम का कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है जिससे हम और एफिशिएंटली वर्क को करवा सके। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं प्लानिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। ओके, इससे इस आरटीपी के अंदर भी एक क्वेश्चन है, पहले मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा फिर वो आरटीपी वाला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँ। सो अगर मैं एक छोटा सा फन वे में एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे याद हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है, इसको शादी करनी है, ये अभी अभी बना है सीए, जॉब भी लग गई है बढ़िया। अब घर वाले कह रहे हैं कि भैया शादी कर लो। ठीक है, अब इसी के फॉर्मेट में हम सारे, अब ये शादी करने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढेगा, लड़की। ठीक है, अब उसी के फॉर्मेट में पहले सारे मैं आपको पॉइंट्स एक बार करवा देता हूँ। सबसे पहले क्या देखेगा, सबसे पहले आप ये देखोगे ना कि एक्चुअल में करना क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम क्या है हमारे पास, हमें क्या करनी है, मैरिज करनी है हमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग क्या है, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, इसमें क्या हुआ, कब तक शादी करनी है, या कितनी एज तक शादी हो जानी चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 30 ईयर्स तक, 30 ईयर्स ऑफ एज, अभी ये 28 का है, 30 ईयर्स ऑफ एज तक शादी हो ही जानी चाहिए किसी भी एंगल से, उससे पहले हो जाए तो और बढ़िया। फिर थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है डिटरमाइनिंग द ऑडिट क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या, किस तरीके की लड़की चाहिए। ठीक है, अब फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन है हमारे पास डिसाइडिंग द ऑडिट अप्रोच। हम उस लड़की को अप्रोच कैसे करेंगे। क्या हम पंडितों को बोलेंगे कि भाई लड़कियां ढूंढ दो हमारे लिए, ये हमारी हमें ये मतलब इस तरीके से लड़की चाहिए, या हम शादी.com इन सब साइट्स का यूज करेंगे। आजकल अनुपम मित्तल जी वैसे बड़े फेमस हो रहे हैं, हम उन्हीं का यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब जब हम लड़की से मिलने जाएंगे तो हम उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वालिफिकेशन पूछ लेंगे। अब लड़का सीए है तो शायद सीए ही लड़की चाहिए हो, साथ में ऑफिस खोल लेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन पूछ लेंगे। फिर असेस करेंगे ऑडिट टीम की स्किल्स, और वेदर एक्सपर्ट रिक्वायर्ड तो नहीं चाहिए। एक्सपर्ट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, हम उसके कुछ फ्रेंड से बात कर लेंगे, ज्यादा बड़ा केस हो गया डिटेक्टिव अपॉइंट कर लेंगे, और उसको बोल देंगे कि भाई थोड़ा लड़की का बैकग्राउंड जानो। फिर हम आखिर में क्या बनाएंगे, आखिर में तो नहीं, फिर हम एक क्रिएट करेंगे एडीएम मैट्रिक्स। पूरा एक मैट्रिक्स कर लेंगे, अपने सारे क्वेश्चंस, अपनी सारी अप्रोच, अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को सबको देखेंगे, और फिर हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है। तो अगर मीट कर रही है तो गुड टू गो विद इट, अदरवाइज फिर से कोई सेम प्रोसेस दूसरी लड़की पे करेंगे, शिफ्ट कर लेंगे हम अपना प्रोसेस। फिर सेकंड आंसर टाइम टेबल रिसोर्स। अब जब सब कुछ हो गया, लड़की सेलेक्ट हो गई, अब मिलना जुलना होगा, टाइम टेबल बनाएंगे, अच्छा ठीक है इस दिन डेट पे जाएंगे, इस दिन कॉफी डेट पे जाएंगे, इस दिन डिनर डेट पे चले जाएंगे। और आखिरी में क्या होगा, इंटीमेशन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम टू द एंटिटी, आप सबको बता देंगे कि भाई शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ दोबारा से कैसे करा था, अब याद करो आप मेरे साथ साथ ही। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, मतलब हमें क्या करना है, शादी करनी है। उसके बाद डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप,
मतलब किस एज तक क्या लिमिटेशन है हमारे पास कि तब तक तो हमें शादी करनी ही करनी है। उसके बाद क्राइटेरिया हमारे पास डिटरमाइन करेंगे हम ऑडिट क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया हमें किस तरीके की लड़की चाहिए, फिर हाउ टू अप्रोच डिटरमाइन करेंगे ऑडिट अप्रोच को। फिर उसके बाद अप्रोच कर लिया, अब हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे ऑडिट क्वेश्चन को। क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, हम क्या क्या पूछेंगे, क्वालिफिकेशन पूछने हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, अच्छा खाने में मेरे को ये पसंद है, आप बना देती हो, ठीक है। फिर हम क्या पूछ लेंगे, हम ये उसके बाद सब कुछ हो गया, अब हम बनाएंगे एडीएम मैट्रिक्स। एडीएम मैट्रिक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम टाइम टेबल फ्रेम करेंगे। अगर एडीएम मैट्रिक्स के आगे हम बढ़ेंगे, मतलब एडीएम मैट्रिक्स में पास हो गया सब कुछ मामला, अब हम टाइम टेबल बनाएंगे। अच्छा, एडीएम मैट्रिक्स एक पॉइंट पहले रह गया, एडीएम मैट्रिक्स से पहले क्या पॉइंट था, ऑडिट टीम की स्किल्स चेक करेंगे, डिटरमाइन करेंगे एक्सपर्ट की नीड तो नहीं है, बाहर वालों की नीड तो नहीं है, कि पता करें कि भाई ठीक है, ऐसा मतलब सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। अप्रोच हो गया, उसके बाद क्वेश्चनर हो गया, टीम स्किल्स हो गया, एडीएम मैट्रिक्स हो गया। अब आखिर में उसके बाद क्या करेंगे, हम टाइम टेबल रिसोर्स बना लेंगे कि कब कब हम कैसे कैसे मिलेंगे, और आखिरी में इनिशिएट कर देंगे प्रोग्राम को ऑफ द एंटिटी। ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको पॉइंटर्स पढ़ा देता हूँ, ये पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में क्या होता है, वो सीधा आपको बोल देगा अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इसका प्रोग्राम, तो आप सोर्स बता दो कैसे कैसे करोगे। ठीक है। सो अब प्रोग्राम और देखिए ये मैनेज वाला एग्जांपल ही खत्म करते हैं। अब इसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग है, ये नॉर्मल रखना ही है आपको, तो मैं एक बार पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप रख लेना इसे। डॉक्यूमेंट ऑफ द एंटिटी से चेक कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और प्रोग्राम करना है तो हम उसके डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, जैसे एमओए ले लेंगे, एओए ले लेंगे। मीडिया ने उसके बारे में क्या क्या रखा है, ये ले सकते हैं हम। पॉलिसी डॉक्यूमेंट के उनकी पॉलिसीज का क्या डॉक्यूमेंटेशन है वो ले लेंगे, क्या पॉलिसीज है उनकी। अच्छा, अगर कभी पहले पास्ट में परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ सेम एंटिटी का सेम प्रोग्राम का, तो हम उसको पढ़ लेंगे। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट 2 बार आ गया है, क्या, सॉरी फॉर दैट। फिर स्पेशल फोकस ग्रुप, इसकी हेल्प ले लेंगे, एक पर्टिकुलर ग्रुप जो केवल इसी तरीके के एंटिटी से डील आउट करता है। ठीक है, तो पहला वाला हो गया अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स प्रोग्राम। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एंटिटी के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, एंटिटी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, मीडिया कवरेज को कंसिडर कर सकते हैं, पास्ट ऑडिट को कंसिडर कर सकते हैं, और स्पेशल रिसर्च ग्रुप के बाद फोकस ग्रुप के बारे में हम बात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। फिर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ये नॉर्मल था, इसके अंदर आपको कोई पॉइंटर्स नहीं पढ़ने हैं आपको। क्राइटेरिया के अंदर पॉइंटर्स पढ़ना, और यही इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंटर्स आपको थोड़ा सा वैसे ही याद करने पड़ेंगे। आपको एंटिटी का प्रोसीजर मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, प्रोसीजर मैनुअल क्या है, उनके प्रोसेसेस क्या है, कैसे वो प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं। आपको उनके पॉलिसी स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। साथ ही साथ आपको इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे अभी पढ़ा था ना हमने नीचे की, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है भी या नहीं है, अगर है तो हम उसकी ओपिनियन देख लेंगे क्या थी। अगर न्यू और स्टैब्लिश्ड साइंटिफिक नॉलेज है, कोई रिपोर्ट है कोई, तो हम वो भी पढ़ लेंगे। और क्राइटेरिया यूज्ड बाय द सेम एंटिटी और अदर इन अ सिमिलर एंटिटी, उसी तरीके की कोई एंटिटी का क्राइटेरिया क्या है हम उसको डिटरमाइन कर लेंगे, या सिमिलर नेचर की कोई और एंटिटी है तो हम उसका भी, सिमिलर एक्टिविटी एक्टिविटी परफॉर्म करती है कोई दूसरी एंटिटी, हम उसका क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हम सेम एंटिटी का क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं, पास्ट में क्या था, पास्ट ऑडिट्स के ड्यूरिंग क्या था। फिर डिसाइडिंग द ऑडिट अप्रोच करते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम केस स्टडीज को कंसिडर कर सकते हैं, हम सर्विस को कंसिडर कर सकते हैं, हम जो एग्जिस्टिंग डेटा जितना भी हमारे पास है हम सबको मिला के एक कंक्लूजन एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं उसको। एनालिसिस कर सकते हैं उनके प्रोसीजर का, जो प्रोसीजर हमने पहले यहाँ पे जाने थे ना उनके प्रोसीजर्स मैनुअल पढ़ के, फिर उनको एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर उनके रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, एक चीज से दूसरी चीज को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, डेवलप ऑडिट क्वेश्चंस हो गया अपना, असेस ऑडिट टीम्स स्किल्स हो गया, और एडीएम मैट्रिक्स नॉर्मल है, अगर आपका पेपर में एडीएम मैट्रिक्स आ गया छोटा सा आप पढ़ लो, ऊपर के सारे पॉइंट्स ही हैं। ऑब्जेक्टिव सेकंड पॉइंट था, क्वेश्चन अभी जैसे पढ़ा था हमने, क्वेश्चन आपका ई वाला पॉइंट था, क्राइटेरिया आपने पढ़ा था, एविडेंसेस पढ़ा था, और आखिरी में डेटा कलेक्शन क्या क्या किया और उसके एनालिसिस मेथड क्या था, ये बना के आना है आपको छोटा सा। ठीक है। आपका परफॉर्मेंस ऑडिट यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑडिट हम कंसिडर कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। इट्स वेरी इजी। इसमें ना देखो, आपका मैं एमटीपी वाला क्वेश्चन भी अभी कवर करूंगा, मैंने नीचे ही मेंशन कर रखा है, ये वाला एमटीपी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज, छोटी सी चीज बताता हूँ,
कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होता क्या है ना, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के अंदर ना इट्स अ सब मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ ही होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। इसमें एक लाइन भी दी हुई है, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को डिफाइन करते हैं और उन एरिया से रिलेटेड इश्यूज को डिस्क्राइब करते हैं। यही कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट है और आपका इसी तरीके से एक क्वेश्चन आएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं भी ना तो यहाँ पे भी यही पूछा हुआ है, स्टेट द मैटर्स। इस क्वेश्चन के अंदर मैं पूरा क्वेश्चन अभी आपको दोबारा से पढ़ाऊंगा। स्टेट द मैटर्स दैट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऑफ बाय सीएजी में कवर इन रिपोर्टिंग ऑन द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि एरियाज क्या क्या है, प्लस उन एरिया से रिलेटेड इश्यूज क्या क्या है, इश्यूज इन्वॉल्व। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले से ही 8 एरियाज बता रखे हैं और 6 इश्यूज बता रखे हैं। एक इशू अभी नीचे क्वेश्चन से भी एक दो इश्यूज आप और याद कर सकते हो, 8 याद कर लो तो आपका ये क्वेश्चन 5 नंबर से ऊपर का नहीं आएगा। तो अगर आप 6 इश्यूज और 6 एरियाज भी लिख के आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलता है। पॉइंट वाइज मार्क्स मिलते हैं इन सीए फाइनल ऑडिट। अगर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन और आप 5 पॉइंट लिख के आ रहे हो तो आपको 5 नंबर मिलने की पूरी संभावना है। मैं आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको अपनी आंसर कॉपी भी दिखा दूंगा। मैंने कई क्वेश्चन में 4 आउट ऑफ 4 भी स्कोर करा हुआ है, एंड जस्ट बाय राइटिंग द 4 और 5 पॉइंट्स ओनली। ठीक है, लेकिन आपको कीवर्ड्स पूरे पूरे मेंशन करने हैं। तो इसमें मैंने कोशिश करी कि मैं सारे कीवर्ड्स कवर कर लूं इन हैंड रिटन नोट्स। और आप इतना भी याद करोगे और थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में लिख के इन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलता है। ठीक है, सो होता क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट इज नथिंग, पीएसयू की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, रिव्यू करने को ही कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट कहते हैं। कराता कौन है, सीएजी ही कराता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, सीएजी असेस द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को बोलता है मतलब आपके पार्लियामेंट को बोलता है या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को बोलता है कि आप एक बार अपने पीएसयू की परफॉर्मेंस को रिव्यू तो करा लो प्लीज, किसी ऑडिटर को अपॉइंट करो और उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करा लो। इट इज एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। और आखिरी में क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं, एरियाज कवर्ड बाय द कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। वो डिपेंड करता है एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज के अंदर जो एरियाज होंगे जरूरी नहीं है कि वो दूसरी एंटरप्राइजेस के अंदर भी सेम एरियाज होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंटिटी का नेचर क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके ऑपरेशंस क्या है। फिर उस बेसिस पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेशंस। वो एंटिटी बनी क्यों है, रीजन क्या था उस एंटिटी के बनने का। अच्छा ठीक है, बनी तो है, किस नेचर का वर्क करती है और किस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उसके अंदर। फिर क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे हम कुछ क्राइटेरियाज डिटरमाइन करते हैं। इन क्राइटेरियाज को ही हम बोलेंगे अपने एरियाज। ठीक है, और फिर आखिरी में हम डेटा एनालिसिस करते हैं और एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। तो क्या था कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, अगर मैं आपको दोबारा से बोलूं, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट सीएडी असेस करता है लेजिस्लेचर को कि प्लीज आप अपने परफॉर्मेंस और पीएसयू को एक बार रिव्यू करा लो। दिस इज एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, मतलब इसीलिए मैंने आपको परफॉर्मेंस ऑडिट पहले पढ़ाया जबकि मेरे नोट्स में बाद में था ये। लेकिन आपको परफॉर्मेंस ऑडिट अब पता चल चुका है। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, फंक्शन को, एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एविडेंसेस सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करते हैं एविडेंसेस का, और एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट करते हैं गवर्नमेंट के फंक्शंस का। देन उसको परफॉर्मेंस ऑडिट कहते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट करवाता कौन है, सीएजी प्लस आईएएडी। ठीक है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स क्या होते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी इज रिलेटेड टू कि हम बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वांटिटी, बेस्ट प्राइस पे लिखे हैं, अप्रोप्रिएट क्वालिटी, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एट बेस्ट प्राइस। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी इज इनपुट एंड आउटपुट रेशियो। एंड इफेक्टिवनेस इज कि हमने किस एक्सटेंट तक अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया। ये कीवर्ड्स हैं और आपको यही लिख के आना है प्लीज। ठीक है, अब कुछ एरियाज जो मैंने आपको बता रखे हैं मैं उनको कवर करा देता हूँ। और फिर क्या बोलते हैं, उन एरियाज के नीचे ही उनसे रिलेटेड मैंने इश्यूज लिखे हैं विच हेल्प यू आउट इन लर्निंग दिस थिंग्स। देखो सबसे पहले एरिया क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये सब कुछ ना आपके आईपीसीसी के जो कॉस्ट एफएम के सिलेबस था ना उसी से रिलेटेड है। अब कॉस्ट एफएम के सिलेबस के अंदर, एफएम के अंदर एक टॉपिक था इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसके अंदर कैपिटल बजटिंग आता था। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन एरिया है तो इसका इशू क्या होगा कि ना हमने प्लान रेट ऑफ रिटर्न को अचीव करा भी है नहीं करा है। ओके, तो आपको ये भी पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। क्या प्रोजेक्ट करने से पहले हमने प्रॉपरली उसको फॉर्मुलेट करा हुआ है या नहीं करा हुआ है, क्योंकि प्लानिंग इज मोस्ट, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। अभी आप परफॉर्मेंस प्लानिंग के अंदर भी पढ़ के सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं।
तो क्या हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका फॉर्मुलेशन हमने ढंग से करा, ये क्या हुआ एरिया। अब इससे रिलेटेड इशू क्या होगा कि भाई हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो इनएफिशिएंट निकला। सो पुअर और इनसफिशिएंट प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड प्लांट एंड मशीन। ये दो पॉइंट अलग अलग हैं, दो पॉइंट आपको लिख के आने हैं। मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, जितना भी इक्विपमेंट यूज हो रहा है उन सबका प्रॉपर मैनेजमेंट मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और प्लांट एंड मशीनरी जो भी यूज हो रही है वो टाइमली सही टाइम पे यूज हो रही है, मेंटेन हो रही है। अगर कोई रिपेयरिंग की जरूरत हो तो रिपेयर तो हो रही है, चोरी तो नहीं हो रही है, प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन है। अभी हमने पढ़ा आपके साथ उसमें क्या बोलते हैं एफिशिएंसी के अंदर कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे भी कि प्लांट एंड मशीनरी आपकी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड होनी चाहिए। अब उससे रिलेटेड इशू है, अगर नॉर्मल आप सोचो हम बात कर रहे हैं रिपेयर होनी चाहिए, तो रिपेयर नहीं हुई तो क्या इशू हो गया। एडुकेट सिस्टम ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ही नहीं इसमें, इनएडुकेट लिख देते हैं, इशू है ना। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल का एफिशिएंटली यूज हो रहा है, जितना मटेरियल मटेरियल वेस्ट तो नहीं हो जा रहा बहुत ज्यादा, क्या मेंटेन्ड है प्रॉपरली, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हमारी साउंड है नहीं, वो सब भी इससे रिलेटेड है। मैंने कहा ना आपको दिस इज एफिशिएंसी का परफॉर्मेंस ऑडिट। तो परफॉर्मेंस ऑडिट के जितने पॉइंट्स है ना वो कहीं ना कहीं इसमें कवर हो जाता है। तो हम यहाँ पे इशू क्या होगा, हम ये चेक करेंगे कि भाई जो हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, परचेज पॉलिसी, वो एडुकेट है या नहीं है। इसके बाद लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है। हमने लगा तो एफिशिएंसी रखी है, वो एक दिन में 10 घंटे एफिशिएंट निकालते हैं, लेकिन वो 4 घंटे 5 घंटे ही निकाल पा रहे, 3 4 घंटे तो वेस्ट ही कर दे रहे, ब्रेक ले रहे फालतू का, लेट आ रहे हैं और जल्दी चले जा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। तो इन सब चीजों को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस पे क्या लगाते हैं, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स। और लास्ट पॉइंट इज सेल्स एंड क्रेडिट कंट्रोल। सेल्स एंड क्रेडिट कंट्रोल, और इससे क्या आएगा, सेल्स एंड क्रेडिट कंट्रोल से मैंने एक रिलेशन बना दिया, वैसे है नहीं इसका। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पे हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब शुरू में ही देख लेते हैं, हम कैपिटल बजटिंग करते हैं ना, हमको पूरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट देख लेते हैं कि एंड तक जाके कितनी कॉस्ट लगेगी, इसको कंसिडर करना इशू है एक। अब मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या कहता है, श्रीवस्ती लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होता है किसका है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होता है परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू को रिव्यू करने के लिए, तो पीएसयू इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर पावर। सोलर पावर का प्लांट लगाते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इट इज कमीशन अ न्यू प्रोजेक्ट नियर मुंबई विद अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर अ कॉस्ट ऑफ 9580 करोड़। इन्होंने मुंबई के पास एक नया प्रोजेक्ट लगाया जिसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी थी, 9580 करोड़। प्रोजेक्ट हैज बीन डिलेड, डिले हो गया प्रोजेक्ट शुरू होने में भी, और कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई। प्रोजेक्ट जब शुरू होना था कॉस्ट तो लग गई, अब शुरू होने में टाइम लग गया जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट ओवर बर्डन हो गई है। तो आपको स्टेट करना है कुछ मैटर्स कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के, भाई सीएजी। नॉर्मल क्या है, क्वेश्चन कुछ भी आए ना, आपकी जो मैंने वो ऊपर आपको, अगर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट से रिलेटेड कुछ आता है, सो सी ये एक वन पेज से भी, वन पेज के अंदर आपका पूरा एक आंसर शीट का एक पेज पूरा फिल आउट हो जाएगा। अगर आप बड़ा बड़ा भी लिखते हैं तो आप इतना पूरा लिखे होंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आप अंदर का पढ़ते हैं, देखो ये आंसर है हमारा। Areas covered in a comprehensive audit naturally vary from enterprise to enterprise, depending on the nature of enterprise, its objective and operation। ये मैंने आपको पॉइंट देखो यहाँ पे क्लियर कर दिया। एरिया कवर्ड बाय द कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट वेरी फ्रॉम enterprise टू enterprise डिपेंडिंग ऑन द एंटिटी का क्या नेचर, ऑपरेशन एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हाउएवर इन जनरली द कवर्ड एरियाज, एरियाज क्या क्या कवर्ड है देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, ठीक है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आप एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो सारे पॉइंट तो आपके कवर हो गए हैं, मैंने भी आपको कवर कराए थे, मैं एक बार वही मार्क कर देता हूँ। ये मैंने आपको कवर करा दिया था, ये मैंने आपको कवर करा दिया था। दो आपको मैंने यूज ऑफ मटेरियल कवर करा दिया था। यूज ऑफ मटेरियल कवर करा दिया, तीन चार ये करा दिया था आपको मैंने, मटेरियल मैनेजमेंट करा दिया था, सेल्स एंड क्रेडिट कंट्रोल करा दिया था। आप एक पॉइंट और कर लेना, बजटरी एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है, बस इससे रिलेटेड इश्यूज नीचे मैंने मार्क करे हुए हैं, ये देखो।
6 इश्यूज मैंने मार्क करे हुए हैं। क्या क्या इश्यूज थे? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया था अभी ये। इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ शॉर्टफॉल, इंस्टॉल कैपेसिटी, ये हो गया आपका ये वाला। प्लान रेट ऑफ रिटर्न मैंने आपको ऊपर अभी पढ़ा दिया था। एक सेकंड, एक सेकंड रुको। हाँ, मैंने आपको ऊपर 6 पॉइंट पढ़ाए थे, देखो। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द प्रोजेक्ट। ये देख लेंगे हम देख लेंगे प्लान रेट ऑफ रिटर्न हमने अचीव करा है या नहीं करा है, ये इशू है हमारा। साथ ही साथ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एग्जीक्यूशन साउंड है, इनएडिक्वेट तो नहीं है। फिर कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स चेक कर लेंगे हम, एडिक्वेट, ये कीवर्ड्स हैं। बाकी आपको पढ़ना अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कीवर्ड्स आर मस्ट। ठीक है, परचेज पॉलिसी एडिक्वेट है या नहीं है, आप ये देख सकते हो। आप ये देख सकते हो एंटिटी के पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस सिस्टम है नहीं। देखिए, ये मैंने कहाँ से जोड़ा था? प्लांट एंड मशीनरी से। आपका प्लांट एंड मशीनरी एक एरिया था, और उससे मैंने इक्विपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, 2 पॉइंट थे आपके, उससे रिलेटेड ये वाला पॉइंट था। और प्रोजेक्ट प्लानिंग आपकी इंसफिशिएंट तो नहीं है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ रिसेंट आरटीपी का। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये वाला दिसंबर 21 के अटेम्प्ट में आया था। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन है, रिपोर्ट ऑफ द सीएजी। इसके 4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। इसका मैं एक छोटा सा अगर निमोनिक बनाऊं, GARU, गरु। जी फॉर जनरल रिव्यू, ए फॉर अप्रेजल, आर फॉर रिज्यूम, और यू फॉर अंडरटेकिंग। बता क्या है, पता क्या है इसमें? इसमें ये है कि आप जब सीएजी की रिपोर्ट दे रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स कवर होने चाहिए, तो 4 पॉइंट्स है। अब इसमें ना इस तरीके से बोला हुआ है कि क्या बोलते हैं, कुछ तो अंडरटेकिंग सिलेक्ट करी जाती हैं, तो उसका हम देते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस पे रिपोर्ट देते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल पे हम रिजल्ट देते हैं अपने। और सिलेक्टेड ऑडिट, सिलेक्टेड रिजल्ट ऑफ ऑडिट देते हैं कुछ अंडरटेकिंग्स का जिनको सिलेक्ट नहीं करा जाता है बाय द ऑडिट बोर्ड। तो 2 पॉइंट आपके बन गए। ऑडिट बोर्ड के थ्रू सिलेक्ट करी हुई कुछ एंटिटीज के ऊपर हम क्या देते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट अप्रेजल देते हैं रिजल्ट के फॉर्म में। और जो सिलेक्ट नहीं करा जाता उन पे क्या देते हैं हम? सिलेक्टिव ऑडिट रिजल्ट। तो 2 पॉइंट हो गए आपके। एक ये वाला रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ द सिलेक्टेड अंडरटेकिंग कंडक्टेड बाय द ऑडिट बोर्ड। जो ऑडिट बोर्ड ने सिलेक्ट करे अंडरटेकिंग्स, उनके ऊपर क्या देते हैं? रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल। और जो नॉट टेकन फॉर द अप्रेजल बाय द ऑडिट बोर्ड, जो ऑडिट बोर्ड ने अप्रेजल के लिए कंसिडर नहीं करे हैं, उन पर सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ ऑडिट देते हैं ऑफ द अंडरटेकिंग। 2 पॉइंट हो गए। साथ साथ जितनी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को ऑडिट किसी सीए ने करा है, किसी ऑडिटर ने करा है, इशूड, उसके ऊपर क्या देता है? रिज्यूम करता है उसको, कंपनी ऑडिट की रिपोर्ट को सीएजी अपनी रिपोर्ट में रिज्यूम करता है। द कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड बाय देम अंडर द डायरेक्शन ऑफ सीएजी। सीएजी के डायरेक्शन के अंदर जो भी रिपोर्ट दी गई है किसी कंपनी के ऊपर, दैट द कमेंट ऑन द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर जो एक कंपनी ऑडिटर ने रिपोर्ट दी है, कमेंट दिए, उसको सीएजी अपनी रिपोर्ट के अंदर रिज्यूम कर लेते हैं। 3 पॉइंट हो गए आपके। और एक जनरल रिव्यू करता है किसी भी वर्किंग्स का, वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी और कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट कंपनी, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी और कॉर्पोरेशन की जनरल वर्किंग्स का रिव्यू करता है कौन? सीएजी। तो जी फॉर जनरल रिव्यू, ए फॉर अप्रेजल, कौन से अप्रेजल? कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट अप्रेजल्स का रिजल्ट उन अंडरटेकिंग्स का जिनका ऑडिट बोर्ड ने सेलेक्ट करा है। यू फॉर उन अंडरटेकिंग, उन अंडरटेकिंग जिनको ऑडिट बोर्ड ने सेलेक्ट नहीं करा है, उसके ऊपर सेलेक्टेड रिजल्ट ऑफ ऑडिट देता है अप्रेजल का। ठीक है, और आर फॉर क्या करता है? रिज्यूम करता है कमेंट्स किसके? कंपनी ऑडिटर के, जिसने ऑडिट प्रेजेंट करा इन द डायरेक्शन ऑफ सीएजी, किसका? गवर्नमेंट। ठीक है, तो फिर ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। एक एमसीक्यू आपके लिए मैं करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है, आप इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके दीजिए इस वीडियो की। यू हैव गिवन असाइनमेंट ऑफ ऑडिट आईटी डिपार्टमेंट ऑफ अ पीएसयू। आपको असाइनमेंट दिया है एक आईटी डिपार्टमेंट ऑफ पीएसयू का, और आपको चेकलिस्ट दे दी गई है। कुछ क्या क्या चेकलिस्ट दी है? सेपरेट यूजर नेम दे दिया आपको, और उनके पासवर्ड दे दिए। पीरियोडिकल चेंजेस दे दिया आपको पासवर्ड के, जो भी पीरियोडिकल चेंजेस इन पासवर्ड है। और एक्सटर्नल ऑफसेट डेटा बैकअप मेंटेनेंस दे दिया एट अ प्लेस आउटसाइड द प्रेमिस। आपको ये बता गया कि प्रेमिसेस के बाहर एक जगह है जहां पे डेटा मेंटेनेंस होता है, और उसका एक्सेस दे दिया आपको। अब आपके पास एग्जाम एमसीक्यू के अंदर ऑप्शंस है कि आपके पास 4 तरीके के ऑडिट्स का एग्जाम एमसीक्यू दे रखा है, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑडिट है। हमने 5 ऑडिट पढ़े हैं, 4 कवर हो रखे हैं यहाँ पे। या क्या ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट है, क्या ये प्रोप्राइटरी ऑडिट है, क्या ये कंप्लायंस ऑडिट है, क्या ये फाइनेंशियल ऑडिट है।
ठीक है, तो प्लीज आप इसका आंसर ए बी सी डी कोई भी ऑप्शन कमेंट के थ्रू आप मुझे बताना, फिर हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय। एंड आपको ये हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका नाम डिकोड कॉमर्स है, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय, टेक केयर।